और सुना भी होगा कि मुँह करती जा रही है। अब एक और नया इसमें मोड़ आया है, और इस मोड़ क्यों आया है? अब बात होने लगी है गढ़वाल और कुमाऊं, या मैं बोलूं गढ़वाली और कुमाऊनी को जनजाति का दर्जा देने की। सवाल बहुत गहरा भी है और समझना भी बड़ा जरूरी है। एक तरफ मूल निवास और एक तरफ जनजाति का दर्जा। आपको बता दें कि अभी जनजाति अगर हम उत्तराखंड में देखें तो जौनसार जैसे क्षेत्र को अभी जनजाति जो क्षेत्र है वो घोषित किया हुआ है, और अगर उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की अगर हम बात करेंगे तो अभी सिर्फ ना गढ़वाल और ना कुमाऊं का जो हिस्से हैं वो कोई भी अभी जनजाति में नहीं है। तो इसे टेक्निकली भी बड़ा समझना जरूरी है कि ये मूल निवास से कैसे अलग है, इसके क्या फायदे होने वाले हैं, और आखिर इसका फायदा उत्तराखंड के लोगों को कैसे मिलेगा। क्योंकि अभी तक लगातार बात होती है कि हमारे हकों पर डाका डाला जा रहा है, तो कैसे बदलेगी जनजाति इन हकों के डाकों पर जो डाका डाला जा रहा है, और कैसे तस्वीर बदलेगी। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शिव प्रसाद सेमवाल जी हैं। सेमवाल जी, सीधा सवाल रहेगा, जनजाति का दर्जा देने की मांग आप लगातार उठा रहे हैं, कई बैठकों का दौर चला है, कई दल आपके साथ जुड़ रहे हैं। टेक्निकली मैं समझना चाह रहा हूं और लोग भी समझना चाहते हैं, आखिर जनजाति का दर्जा कैसे मिलेगा। पहले तो मैं यही स्टेप आपसे सुनना चाहूंगा, किस तरीके से आप दर्जा दिलाने वाले हैं और क्या रहने वाले हैं? देखिए, उत्तराखंड का जो पर्वतीय समुदाय है, गढ़वाली और कुमाऊनी जो लोग हैं, इनको जनजाति का दर्जा तो पहले से मिला ही हुआ था। 1974 तक इनको जनजाति का दर्जा मिला हुआ था, और आप तमाम इतिहास की किताबें उठा के देख लीजिए, उत्तराखंड में 90% जो आबादी है वो जनजाति आबादी थी। खस जनजाति के अंतर्गत ये लोग आते हैं, लेकिन 1974 के बाद ये दर्जा हमसे छीन लिया गया, हटा दिया गया। आज उसी दर्जे को बहाल करने की हम लोग जो है मांग कर रहे हैं, और हमारी मांग है कि गढ़वाल और कुमाऊं के जो पर्वतीय क्षेत्र वाले जितने भी लोग हैं उत्तराखंड के, उनको जनजाति का दर्जा जो है बहाल किया जाए। ये मांग उठाने के पीछे दो कारण हैं। जैसे जैसे ये राज्य बना, हमें थोड़ा बहुत कुछ जो भी हक हकूक़ हमें मिलते थे संरक्षण के, वो धीरे धीरे हमसे छीनते चले गए। बिल्कुल। पहले हमें पर्वतीय हिल कार्डर मिलता था, वो ख़त्म हो गया। पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को स्पेशल 5-6% आरक्षण मिलता था, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद कुछ विशेष छूट मिलती थी, वो ख़त्म हो गई। इवन ऑफ की राज्य बनने के बाद हमारा उल्टा जो नुकसान हो गया कि जो जनजाति हैं, जो जनजाति वाले लोग हैं, उनका दायरा भी काफ़ी सीमित हो गया। तो और दूसरी बड़ी बात है कि जो विशेष जो हमें संरक्षण प्राप्त था ज़मीन के मामले में, वो भी हमसे हट गया। कि पहले जो दायरा था भू कानून का कि भाई बाहर के लोग यहाँ पे ज़मीनें नहीं खरीद सकते। खुद खंडूरी जी के टाइम पे जब मुख्यमंत्री थे भुवन चंद्र खंडूरी जी भाजपा के, तब उन्होंने किया था कि 500 वर्ग मीटर से अधिक ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद आने वाले जो सरकारें हैं, उन्होंने ये जो कानून है लगभग बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर कोई कितनी भी ज़मीन खरीद सकता है। तो ये अपने आप में उत्तराखंड मात्र एक ऐसा पर्वतीय राज्य है जहाँ पे इस तरीके की लूट की छूट है। तो बाकी हमारा ये कहना है कि एक तो ये जो लूट की छूट है हमारी ज़मीनों पे, ये बंद होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ के लोगों को जो नौकरियों में जो सुविधा प्राप्त थी, जो मैं कह रहा कि हिल कार्डर को 5-6% का जो आरक्षण था, जो स्पेशल छूटें थी, वो सब खत्म हो गई। दूसरा, साजिशन पहले यहाँ पर क्या होता था कि उत्तराखंड के जब भी वैकेंसी निकलती थी तो उसमें लिखा जाता था कि उत्तराखंड के मूल निवासी होना चाहिए। वो इन्होंने 2006-07 में जो है यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी और सरकारें थी, इन्होंने हटा दिया। फिर ये आया कि साहब सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए उसका नाम। फिर आगे आने वाली सरकारों ने वो प्राविधान भी हटा दिया। एक तरीके से उत्तराखंड का आदमी जिसको संरक्षण की ज़रूरत थी, जो यहाँ पे कम संसाधनों में जीवन यापन कर रहा है, विषम भौगोलिक परिस्थितियों में है, यहाँ पर एक्सपोजर नहीं है, न शिक्षण संस्थान ढंग के हैं, न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ढंग के हैं, न कोचिंग इंस्टीट्यूट पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं पर हैं, तो यहाँ पर के लोगों को एक तरीके से विशेष छूट दी जानी चाहिए थी। प्लस ये आपदाग्रसित राज्य है, यहाँ पर आधे समय तो जो है आपदाएं बरसती रहती हैं।
लोग ढंग से उबर भी नहीं पाते कि तब तक कोई दूसरी आपदा आ जाती है। कभी भूकंप आ जाता है, तो कभी भूस्खलन की चपेट में आ जाते हैं, तो कभी जंगली जानवर इतने हैं कि आए दिन उन्हीं से चीज़ें डिस्टर्ब रहती हैं। आवागमन के साधन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं, सब कम्युनिकेशन के साधन नहीं हैं। तो यहाँ के लोगों को एक स्पेशल जो संरक्षण दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया गया। उल्टा जो है वो संरक्षण धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया है, चाहे रोज़गार और अन्य संसाधन और अवसरों की मामले में हो। पहले यहाँ पर पुलिस का जो काडर था वो जिला काडर था, बिल्कुल, कि भाई कोई अगर पिथौरागढ़ के लोग हैं, अभी उधम सिंह नगर में और देहरादून हरिद्वार में तो बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे बच्चे कोचिंग ले सकते हैं। पिथौरागढ़ में नहीं है, उत्तरकाशी में नहीं है, पर्वतीय क्षेत्रों में कई सारी जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। तो पहले पुलिस का भी जैसे जिला काडर था वो ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरीके की जो चीज़ें, मतलब जैसे जैसे राज्य बने हुए कुछ साल गुजरते चले गए, वैसे वैसे ये हो गया कि भाई उत्तराखंड के लोगों के जो अवसर थे ख़त्म होते चले गए। तो इसको लेकर के एक बड़ा आक्रोश है। दूसरा, पहले मूल निवास मिलता था हमको, वो हटा के फिर इन्होंने अस्थायी निवास कर दिया। अस्थायी निवास को भी हटा करके अब जो यूसीसी का जो नया कानून आया है उसके अंतर्गत अब ये 1 साल भी जिसको होगा वो यहाँ का अस्थायी निवासी हो जाएगा। अभी इस हद तक ये मतलब पहचान ख़त्म कर दी गई है कि जो गढ़वाल में ज़मीन खरीदेगा वो गढ़वाली हो गया, जो बाहर का आदमी कुमाऊँ में ज़मीन खरीदेगा वो कुमाऊनी हो गया। मतलब एक तरीके से गढ़वाली और कुमाऊनी की जो पहचान थी, जो अलग एक आइडेंटिटी थी, वही पूरी तरीके से ख़त्म होने जा रही है। आज की डेट में मतलब समस्या ये आ गई है कि गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ से लेकर के तमाम जगह बाहर के आए हुए लोग यहाँ पे उत्तराखंड के लोगों को बोलते हैं कि कोई काम होगा तो बताना। तो मतलब जिन लोगों ने ये राज्य बनाया, जिन लोगों को यहाँ पे अग्रणी भूमिका, नेतृत्व वाली भूमिका में होना चाहिए था, उन्हीं लोगों को अब कहा जा रहा है कि कोई काम होगा तो हम बताने। यानी जो बाहर के लोग हैं वो तो परवान हो गए और भीतर के लोग जो है बेचारे इधर उधर हो गए। तो इसलिए लोगों में एक आक्रोश है। अब ये आक्रोश शुरू में पहले ये था कि भाई सीधी सीधी लड़ाई में था कि भाई हमें हमारी जंगल ज़मीन सुरक्षित की जाए तो हमें भू कानून दिया जाए, या उत्तराखंड को मूल निवास दिया जाए, मूल निवास 1950। तो इसको लेकर के कई सारे जन संगठन इस पर मतलब एकजुट हुए। तो हम लोगों ने उस पर एक वो किया कि भाई मूल निवास और जो मूल निवास 1950 और जो भू कानून है वो ऐसे तो नहीं मिल सकता जो उपलब्ध अभी मौजूदा कानून है। और ऐसी कोई स्थिति अभी लंबे समय तक है नहीं कि संसद में 2/3 बहुमत हमारा हो और फिर हम वहाँ पे जाके कानून बनाएं या इस कानून में संशोधन करें। तो इसलिए हमने सोचा कि जो बने बनाए कानून है और जो हमारे पास उपलब्ध व्यवस्थाएं हैं उसी के अंतर्गत कुछ रास्ता निकाला जाए। तो उसमें जैसे लंबे समय से उत्तराखंड युवा एकता मंच इस पर सक्रिय हैं और तमाम अन्य जन संगठन हैं, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी भी इस पर सक्रिय है। तो अब लोगों ने ये सोचा कि भाई मौजूदा जो भी हमारे पास उपलब्ध व्यवस्थाएं हैं उसमें क्या रास्ता निकाला जाए। तो रास्ता ये निकल के आया है कि भाई उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र था, जिन लोगों को 1974 से पहले उनको जनजाति का दर्जा था, खस जनजाति के अंतर्गत, वो दर्जा पुनः फिर से बहाल किया जाए। क्योंकि अभी जनरल प्राविधानों में यह है कि मूल निवास 1950 सिर्फ दो लोगों को मिलता है, या तो एससी को मिलता है या एसटी को मिलता है। बिल्कुल, जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, उन्हीं को मूल निवास 1950 मिलता है। और दूसरा, भू कानून के अंतर्गत भी ये कह लीजिए कि भू कानून में सिर्फ वही अप्लाई है जहाँ पर जनजाति के क्षेत्र के लोगों की ज़मीनें हैं। जनजाति की ज़मीनें चाहे थारू हो, बोक्सा हो, जौनसारी हो, भोटिया हो, राजी जनजाति हो, इन्हीं लोगों की ज़मीनों पर भू कानून लागू है पूरे तरीके से। बाहर के लोग इनकी ज़मीनों को नहीं खरीद सकते कानूनन। बिल्कुल। तो अभी जैसे कहा जाता है कि साहब हमें हिमाचल जैसा भू कानून चाहिए, तो वो बेसिकली पूरे हिमाचल जैसा नहीं, बल्कि उसका कहने का मंतव्य है रहता है कि भाई लाहौल स्पीति में जैसा भू कानून है, क्योंकि वो जनजाति क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र, बिल्कुल। या जैसे जौनसार में भू कानून लागू है कि भाई बाहर के लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते, तो जैसा जौनसार में भू कानून है वैसा ही भू कानून पूरे उत्तराखंड के क्षेत्र में लागू होना चाहिए। तो ये एक हमारी मांग है। और दूसरी मांग ये है कि मूल निवास 1950 के लिए हमको जनजाति का दर्जा चाहिए। ये सवाल यहीं पर वही बात इसमें आ जाती है। मैं ये भी पूछना चाहूँगा सेमवाल जी कि किस तरीके से ये चीज़ें होंगी, ये कैसे होगा और किस तरीके से ये चीज़ें पूरी होंगी, इस पर भी हम बात करेंगे। क्या स्टेप्स होने वाले हैं और किस तरीके से ये आप भूमिका वो करेंगे और कैसे इसे अमल में लाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आपने कह तो दिया कि ये ऐसा होना चाहिए, पर होगा कैसे
उसके लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? क्योंकि मूल निवास को लेकर सड़कों पर लगातार लोग रहे हैं, अब भी कई बातें और कई बार चर्चाएं हो रही हैं। अब सितंबर में गैरसैंण में जाकर भी इसको लेकर बड़ी महारैली का आयोजन किया जा रहा है। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर आप जनजाति की मांग कर रहे हैं, जौनसार के उसमें थारू बॉक्सा की आपने जो बात की, जो ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनकी तर्ज पर आप गढ़वाली और कुमाऊनी का एक जनजाति का ये चाहते हैं कि उन्हें भी जनजाति घोषित किया जाए। और सबसे बड़ा सवाल यही है जो अमूमन हमें लगता है कि जब भी हम किसी से पूछते हैं कि कैसा भू कानून होना चाहिए, तो वो हमेशा उदाहरण देते हैं हिमाचल वाला। तो उस चीज़ को भी स्पष्ट करना बड़ा ज़रूरी है कि हिमाचल में भी कई हिस्सों को छोड़कर वहाँ पर ज़मीनें ली जा सकती है, वहाँ पर ज़मीनें लोग खरीद सकते हैं। और ये बड़ा सवाल है, इसे समझना बड़ा ज़रूरी है। जो ये अंतर है मैं ये लोगों तक भी पहुंचाने का इसमें इसलिए भी है क्योंकि जब मैं वो एक्ट पढ़ रहा था, जब मैं हिमाचल के लॉस पढ़ रहा था, तो उसमें ये नज़र आया कि ऐसा नहीं है कि पूरे हिमाचल में ज़मीन खरीदने पे रोक है। एक अर्बन एरिया और रूरल एरियाज़ में उन्होंने बैठा, एक सेक्टर में बैठे, एक ग्रामीण क्षेत्र है तो एक शहरी क्षेत्र है, उसमें उन्होंने कृषि भूमि को अलग रखा हुआ है और अब जो शहर की भूमि है उसे अलग रखा हुआ है। ये समझना पड़ेगा। और जनजाति की बात कैसे करेंगे, दो बड़े सवाल हैं जिसे लोगों को अंतर भी करना है और समझना भी है। उस पर क्या कहेंगे? देखो, हिमाचल में भी वैसा ही भू कानून लागू है जैसा उत्तराखंड में है। हिमाचल में जो भू कानून है, हिमाचल का भू कानून केवल वहाँ की 4% कृषि भूमि पर लागू है। तो कृषि भूमि पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई कृषि भूमि जो 4% है वहाँ पे, उसको बाहर का व्यक्ति बिना अनुमति के नहीं खरीद सकता, बिना सरकार की अनुमति के। लेकिन अगेन सरकार की अनुमति से वो कितनी भी ज़मीन खरीद सकता है। अगर सरकार अनुमति दे दे तो खरीद सकता है। तो जो जनजाति का है वो तो केवल एक बहुत सीमित एरिया पे है, जैसे लाहौल स्पीति है, जैसे उत्तराखंड में हिमाचल है, वो सॉरी उत्तराखंड में जैसे जौनसार है ना। तो भाई वहाँ पे पूरे क्षेत्र में भू कानून लागू है उस तरीके का। ऐसी हिमाचल में लाहौल स्पीति में है। लेकिन उत्तराखंड में भी क्योंकि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको भी नहीं खरीद सकते बाहर वाले, लेकिन सरकार की मर्जी से कितनी भी ज़मीन खरीद सकते हैं। अभी लेटेस्ट ये हुआ कि धामी जी ने भी जो कहा है कि भाई कृषि भूमि को बिना अनुमति के नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन अनुमति मांगने पे खरीदी जा सकती है। बिल्कुल। तो ये जो रोक है ये लगनी वाकई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्तराखंड में वैसे ही विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला राज्य है, कृषि भूमि बहुत कम है, यहाँ पे लोगों के लिए अपनी ज़मीनें नहीं हैं। तो इससे पहले कि लोग छोटे प्रलोभनों में आके, क्योंकि यहाँ पे विकास कार्य अभी बिल्कुल लगभग ठप्पी हैं, कोई आए दिन जो है यहाँ पे आपदाएं आती रहती हैं, जंगली जानवर हैं, रोज़गार के अवसर बहुत कम है, लोगों के स्वरोजगार के लिए जिस तरीके का सिस्टम होना चाहिए था वो लगभग ना के बराबर है। तो जब तक कि वो सिस्टम रहे, क्योंकि ज़मीनें तो हमेशा सीमित हैं, तो उन ज़मीनों को बचाया जाना चाहिए। बिल्कुल। पता चला कि लगातार जो ऐसा हो रहा है, ऐसे तमाम हिस्सों में हो गया है, नैनीताल ले लो, मसूरी ले लो, कि जो लोगों की लोकल लोगों की ज़मीनें थी वो उन्होंने बेच दी, और जिन लोगों ने वहाँ पे खरीद के होटल बनाए, कॉटेज बनाए, रिजॉर्ट्स बनाए, अब वो लोग जिनकी ज़मीनें थी वो लोग वहाँ पे नौकर हैं। तो ऐसा मसूरी नैनीताल में ही नहीं, बल्कि हो सकता है आने वाले समय में अगर इस पर रोक नहीं लगी तो पूरे उत्तराखंड में जिन जिन के पास ज़मीनें हैं वो सारी ज़मीनें बिक जाएंगी लगभग, और जो ज़मीनों के मालिक हैं वो वहाँ पे उनके यहाँ पे नौकरियाँ करते हुए दिखेंगे। कोई आश्चर्य नहीं है। तो इसलिए समय रहते सरकार को चाहिए कि अवसर, रोज़गार के अवसर बढ़ाए, और तब तक के लिए इस तरीके की ज़मीन की जो अवैध खरीद, मतलब जो अबाध खरीद फरोख्त है, उस पर रोक लगाए। तो मैं सबसे गुजारिश भी करूंगा जितने लोग जुड़े हुए हैं कि शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, विषय है। असल में सवाल यहाँ पर यह है कि हम मांग तो करते हैं, पर उसके पीछे वो होगा कैसे, उस पर भी चर्चा होनी ज़रूरी है। कल एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन करके पूछा, यही बात पूछी कि हमने ये लगातार मांग कर रहे हैं कि होना चाहिए, पर होगा कैसे। मैं जनजाति पर भी ये सवाल करना चाहूँगा, कैसे होगा, कैसे जनजाति घोषित होगी, कैसे ये चीज़ें होंगी, इस पर सवाल अपने आप पे बने हुए हैं। इस पर क्या कहेंगे? उस पर यह है कि जनजाति घोषित होने की ज़रूरत नहीं है। हम तो 1974 तक, देखो देश हमारा 1947 में आज़ाद हो गया। 1947 से लेकर के 57, 67 और 74 तक जो है यहाँ पर ट्राइब स्टेटस था। उसके बाद ये वापस ले लिया गया। तत्कालीन जो सरकारें रही होंगी या तत्कालीन जो जनप्रतिनिधि रहे होंगे, उन्होंने जानकारी के अभाव में या किस कारण से जो है, या किस तरीके से ये हटाया गया, उस पर क्यों व्यापक प्रतिक्रिया इस तरीके से अभी उसमें संज्ञान में नहीं है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, उस पर मैं नहीं ज़्यादा जाना चाहूँगा क्योंकि बहुत पुरानी बात है। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो दर्जा हमसे छीना गया है वो दर्जा तो बहाल हो ही सकता है। और दूसरा, देश के विभिन्न राज्यों में जनजाति
के लोगों को जो है वो विभिन्न राज्यों की में अलग अलग जगहों पे समुदायों को, क्षेत्रों को जनजाति का दर्जा हाल में ही मिला है। हाटी समुदाय है, अभी कुछ समय पहले उनको जनजाति का दर्जा मिला है। और देश आज़ाद होने के बाद लगभग 700 जातियों को जनजाति का दर्जा मिल चुका है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई ये वन टाइम पॉलिसी थी और वो उसके बाद ये ख़त्म हो गई। जब देश की 700 नए लोगों को जनजाति का नए ढंग से स्टेटस मिल सकता है, तो जो हमसे स्टेटस छीना गया है 1974 में, वो हमें बहाल क्यों नहीं हो सकता? कोई कारण नहीं है बहाल न होने का। तमाम इतिहास में ये चीज़ें इतिहास की किताबों में दर्ज है। हमने ऑलरेडी आसाम, दार्जिलिंग, नेपाल के जो जनजाति संघ है, खस जनजाति संघ, यहाँ पर 90% आबादी खस जनजाति की है। इसमें खस ब्राह्मण भी हैं, खस ठाकुर भी हैं उत्तराखंड में। तो खस समुदाय के अंतर्गत आने वाली जो ब्राह्मण और ठाकुर जातियाँ हैं, रावत है, कोई भी तमाम जातियाँ जो इसमें शामिल हैं, उन सारी जातियों को, चाहे वो ब्राह्मण हो या ठाकुर हो, जो भी खस समुदाय के अंतर्गत आती हों, उनको हम लोग एकजुट कर रहे हैं। इसके लिए उत्तराखंड खस जनजाति संघ बनाया गया है। और उत्तराखंड खस जनजाति संघ के ओर से जो आसाम, दार्जिलिंग और तमाम जगहों के जो अलग अलग जगहों के जो खस जनजाति संघ हैं, उनके जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही है। आज ही हमारे जो नेपाल के जो खस जनजाति संघ के जो लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, उनसे हमारी बात हुई है। और हम लोग पूरे देश भर में और वर्ल्ड वाइड जहाँ जहाँ भी खस संघ हैं, खस जनजाति के लोग हैं, उनके संगठन हैं, उन सबको यूनाइटेड कर रहे हैं। और इसको लेकर के हम लोग भारत सरकार के पास जाएंगे। हमारे पास तमाम दस्तावेज आ गए हैं, तमाम दस्तावेज उपलब्ध हैं कि खस जनजाति के अंतर्गत कौन कौन सी जातियां आती हैं खस समुदाय के अंतर्गत। दूसरा, हमारे पक्ष में जो भी है जनजाति घोषित करने वाले या जनजाति की जैसे एक जैसा खान पान, एक जैसी पूजा पद्धतियाँ, एक जैसे रीति रिवाज, एक जैसे पहनावा, एक जैसे तीज त्यौहार, तो इन सारे तथ्यों को लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी इस आने वाले समय में जाएंगे। और इसके लिए लगातार उत्तराखंड एकता मंच लगातार इस पे सक्रिय है। हम लोग जगह जगह पार्टी की ओर से भी, खस जनजाति संघ की ओर से भी, और उत्तराखंड एकता मंच के साथी भी हमारे अनूप बिष्ट जी हैं और निशांत रोहतान जी और तमाम लोग हैं, वो जगह जगह जो है जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं। और हमारी ये पूरी कोशिश है कि सारे लोगों को इस मुद्दे पे अवेयर किया जाए। सारे लोग मिलकर के राज्य सरकार से ये मांग करें, केंद्र सरकार से ये मांग करें। और इसके अलावा इस मांग को सुप्रीम कोर्ट में उठाने के लिए और केंद्र सरकार से उठाने के लिए एक ट्राइबल कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें तमाम रेवेन्यू के जो पूर्व अफसर हैं, एसडीएम हैं, रेवेन्यू के तमाम लोग इसमें शामिल हैं। गढ़वाल और कुमाऊं के जो अलग अलग विद्वान इस क्षेत्र के लोग हैं वो शामिल हैं। हिमाचल में जो विभिन्न पदों पर रहे हैं इस तरीके के मामलों से, ज़मीनों के मामलों से, भू कानूनों के मामले से जुड़े हुए लोग, वो लोग इस ट्राइबल कमेटी में शामिल हैं। और हम सारे तथ्यों के साथ जो है भारत सरकार से भी इस मुद्दे को रखेंगे और केंद्र सरकार के अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी जो है हम अपने मामले को लेकर के आएंगे। इसके अलावा पूरे देश भर में जहाँ जहाँ भी खस संघ है उन सबको भी यूनाइट कर रहे हैं। और पूरे उत्तराखंड में भी जगह जगह हम लोग जो हैं इसको लेकर सेमिनार कर रहे हैं, लोगों को एकजुट कर रहे हैं। खस समुदाय के अंदर अगर मैं बात करूँ, कितनी जातियाँ, अगर मैं बोलूँ जो ब्राह्मण और राजपूतों की आप बात कह रहे हैं, कितनी जातियाँ ऐसी होंगी जो उत्तराखंड से आ रही होंगी? लगभग कोई डेटा? मेरे ख्याल से ये लगा लीजिए कि 60-70 जातियाँ तो हैं, मेन जो हैं 60-70 से ज़्यादा ही हैं जो अभी तक चिन्हीकृत हो पाई हैं। और हमने आसाम से भी मंगाई है, उनके खस जनजाति संघ में भी लगभग ये लगा लो कि 150 की करीबन जातियाँ, तो वो सेम जातियाँ हमारे यहाँ के खस समुदाय में भी हैं। तो उन सभी को जो है हम लोग यूनाइट कर रहे हैं, उन्हीं को चिन्हीकृत भी कर रहे हैं। इतिहास के दस्तावेज़ों से, इतिहास के उससे भी हम लोग दस्तावेज़ों को चुन रहे हैं। और जो यहाँ पे पहले से भी जो हमारे पास उपलब्ध हैं उनको भी हम लोग उठा रहे हैं। और ये लगभग अभी तक 60-70 जातियाँ हमारी चिन्हित हुई हैं कि जो यहाँ पर ठीक संख्या में है। तो जल्दी हम लोग इसको लेकर के पूरा डाटा ट्राइबल कमेटी हमारी इसका उठाएगी और इसको लेकर के हम लोग उचित मंचों पे पैरवी करेंगे। क्या लगता है आपको कि 1974 के बाद जो स्टेटस था वो दोबारा मिल पाएगा? सवाल यहाँ पर यह है कि किसी भी स्टेट की अपनी एक रिजर्वेशन पॉलिसी होती है, किसी भी स्टेट्स की अपनी एक पॉलिसीज़ होती हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं। अगर ऐसा होता है, घोषणा हो जाती है और जनजाति बन जाता है, जनजाति का दर्जा मिल जाता है, तो क्या रिजर्वेशन पे भी इफेक्ट डर करेगा? क्या ये बड़ा सवाल इसलिए भी है कि कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र मिलकर उत्तराखंड बनाते हैं, तो क्या इसका फ़र्क है? कि अभी उत्तराखंड में बाय द वे हमने मान लिया कि लगभग जो है कि 4% लोग जनजाति के, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6% हो जाएंगे, 12% हो जाएंगे।
तो जनजाति का जितना दर्जा, जितने लोग हैं जनजाति के, जितनी उनकी संख्या है, उस हिसाब से रिजर्वेशन भी हो तो क्या दिक्कत है। लेकिन मेन फैक्टर रिजर्वेशन नहीं है, मेन फैक्टर है कि जो जनजाति की उनकी अपनी एक पहचान है, वो सबसे पहले वो दोबारा से वापस होनी चाहिए। कोई हमारी पहचान ही लुप्त कर देना चाहता है तो ये गलत बात है। किसी भी जनजाति को अपनी पहचान को, अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को कायम रखने का अधिकार है। और ये देश जो है विविधता वाला राज्य है, और विविधता वाले जो देश है, इसमें हमारे राज्य में जिस तरीके की संस्कृति है, भोटिया संस्कृति है, थारू संस्कृति है, राजी संस्कृति है, वो आपकी जौनसारी संस्कृति है, तो जितना हमारे यहाँ पे कल्चर रिच होगा उतना ही सभ्यता के रंग निखरेंगे और हमारी जो सभ्यता है वो आगे बढ़ेगी, रिच होगी, समृद्ध होगी। जिस तरीके से हम लोग अपना इतिहास गंवा देंगे तो जो कौमें अपना इतिहास भुला बैठती हैं, उन कौमों का भूगोल भी ख़त्म होते देर नहीं लगती। तो अगर एक राज्य के रूप में, एक देश के रूप में हमें अपना भूगोल बना के रखना है तो हमें अपने इतिहास को भी सुरक्षित रखना पड़ेगा, इतिहास को भी संरक्षित रखना पड़ेगा। तो उसी की ये कवायद है, उसी की लड़ाई है। तो अमूमन ये बातें टेक्निकली उत्तराखंड में इससे पहले शायद बहुत कम लोगों ने उठाई है। मैं आपकी एक बात और बताना चाह रहा आपको कि आने वाले कुछ समय में उत्तराखंड में जो गोरखा हैं, जो नेपाल से आए हुए लोग हैं, गुरुंग हैं, थापा हैं, उनमें से कई सारी जातियां इस तरीके की हैं जिनको जनजाति का दर्जा जल्दी मिल जाएगा। तो बड़ा सवाल ये है कि अगर उनको मिल सकता है नए सिरे से, तो भाई जिनको 1974 तक मिला हुआ था उनका क्यों छीना गया? कोई कारण है? हमें भारत सरकार बता दे, हमें कोई राज्य सरकार बता दे, हमें कोई जनप्रतिनिधि आकर ये बता दे कि 1974 तक जो खस जनजाति के अंतर्गत हमें दर्जा मिला हुआ था, जनजाति का जो हमारी पहचान थी, उसे दर्जा वापस क्यों ले लिया गया? क्या कारण था? जब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज कमिटीज़ थी, तब यहाँ पे शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट था, उस समय हमें जो है यहाँ पर जनजाति का दर्जा था, खस समुदाय। तो जब आप 700 देश आज़ादी के बाद आप 700 नई जातियों को जनजाति का दर्जा दे सकते हैं। जब उत्तराखंड में आप अभी जब कोल्टा जांच समिति बनी थी, तब जौनसारी को क्षेत्र के आधार पर जनजाति का दर्जा दिया गया था। और आने वाले समय में 2-4 सालों में जो मैं आपको कह रहा हूँ, गुरुंग से लेकर के जो तमाम जातियाँ हैं, नेपाल की, गोरखा की, गोरखाली, उन सबको जो है आप जनजाति का दर्जा दे सकते हैं। तो फिर उत्तराखंड के उन लोगों को, उस समुदाय को जनजाति का दर्जा वापस बहाल करने में क्या दिक्कत है, जिनको 1974 तक मिला हुआ था? ऐसी क्या खता हुई है हमसे, ऐसी क्या गलती हुई है? तो उसका हमें कोई जवाब दे दे या तो। और अगर कोई जवाब नहीं है तो मुझे लगता है कि किसी भी कौम के साथ, किसी भी संस्कृति के साथ, किसी भी सभ्यता के साथ इस तरीके की छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, जिसका इतिहास को आने वाले समय में पछतावा हो। ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है और ये वाजिब बात कही है आपने। कहा है जो कौम, जो जाति अपनी इतिहास भूल जाती है, उसका भूगोल मिटने में देर नहीं लगती। और ये सच्चाई है। अगर उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो आमूमन यही देखा गया है, संस्कृति से दूरी कहीं ना कहीं हो चली है और संस्कृति जो पहाड़ों में थी वह भूलते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक तरफ एक नया तरह का ट्रेंड अब शुरू हो चुका है। सवाल यहाँ पर बहुत बड़ा है। 1974 के बाद जो जनजाति का इशू है, अगर वो तूल पकड़ता है, मूल निवास बेहद ज़रूरी है, उसके साथ साथ ये जो अपनी पहचान है, ये अपने आप में ये बताती है कि कितना ज़रूरी है वो चीज़ें जो स्टेटस हमें पहले से मिला हुआ था। और इस पर डिबेट भी होनी चाहिए, इस पर चर्चाएँ होनी चाहिए। और जो बुद्धिजीवी वर्ग है, क्योंकि एक आपकी भी डिबेट थी, आपने भी एक इसमें गैदरिंग की थी, उत्तराखंड एकता मंच और तमाम जो दल आए थे। उसके लिए मैं आपको भी बताऊंगा, ये हम लोग अपनी तरफ से इसको अलग अलग ढंग से कर रहे हैं। जैसे उत्तराखंड एकता मंच सभी जगह सभी लोगों को सोशली जागरूक कर रहा है। हम लोगों ने खुद एक उत्तराखंड जनजाति संघ बनाया है, नॉन पॉलिटिकल फ्रंट है। इसमें तमाम लोगों से हम लोग अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें, जो भी इस विचारधारा से, इस सोच से अपने आप को संबद्ध करते हों। इसके अलावा पॉलिटिकल ढंग से राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के बैनर तले हमने देहरादून के गांधी पार्क में एक बड़ा प्रदर्शन किया था। और आने वाले 9 अगस्त को जनजाति दिवस है, उस दिन देहरादून के प्रेस क्लब में इसी विषय पर एक कार्यक्रम भी रखा हुआ है और एक रैली भी है, जिसमें हम स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के जो स्मारक है घंटाघर पे देहरादून, वहाँ पर स्मारक पे हम लोग इसकी शपथ लेंगे कि इस राज्य में जो खस जनजाति संघ का जो गौरव है, जो पहचान है,
जो दर्जा है उसे हम लोग वापस बहाल करा के रहेंगे, जो हमारे पास 1974 से पहले था। अब देखना होगा कि अमूमन आंदोलन और तमाम चीज़ें होती रहती हैं और अब इस पे क्या निकल कर आता है। हम भी लगातार जुड़े हुए हैं और इस पर अपडेट करते रहेंगे। तब तक ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।